नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज, आपका दोस्त, और आज एक नया फंड और एक नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हम बातचीत करेंगे बड़ौदा बीएनपी पारिबा बैलेंस एडवांस फंड के बारे में। इस फंड की क्या खूबियां हैं, इसमें आपको क्यों निवेश करना चाहिए, इन सब पे चर्चा होगी। और आज बातचीत होगी सुरेश सोनी जी से, जो बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड एएमसी के सीईओ हैं। सुरेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पे। ये जो एक तो नाम से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन इसको हम डिटेल में समझेंगे कि क्या इस समय बैलेंस की ज़रूरत है भी कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से मार्केट चल रहा है उसमें बहुत सारे लोग सोच रहे हैं बैलेंस क्यों बनाएं, लेकिन बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। लेकिन उससे पहले थोड़ा समझते हैं, मार्केट तूफ़ानी रफ्तार से चला जा रहा है। क्या हो गया सर, अचानक से एकदम से खुशी की लहर दौड़ गई? तो देखिए नीरज जी, अगर आप शॉर्ट टर्म का मूवमेंट देखते हैं तो आपको तूफानी रफ्तार लगेगी, लेकिन अगर आप होराइजन थोड़ा सा वाइड करें और 2 साल देखें तो पिछले 2 साल में हमारी जो निफ्टी है वो क्या 11-12% पर एनम से ग्रो करी है, जबकि अर्निंग्स उससे फास्ट ग्रो करी है। तो लेकिन ये मार्केट में बहुत बार होता है कि जो ग्रोथ होती है मार्केट की स्ट्रेट लाइन में नहीं आती, कभी थोड़ा सा फास्ट ग्रो करता है और कभी कुछ टाइम पीरियड कंसोलिडेशन का निकलता है। सो देखना यह है कि ये लेवल पर मार्केट कैसा लगता है। और अभी की जो ग्रोथ आई है पिछले कुछ दिनों की, वो बेसिकली कुछ पैसा साइडलाइन पे था, जो कि स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर में थोड़ा लोग कुछ कयास लगाना चाह रहे थे, तो वो पैसा भी थोड़ा मार्केट में आया। उसकी वजह से आपको थोड़ा फॉरेन पार्टिसिपेशन दिखा है और थोड़ी सी शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको थोड़ी रैली दिखी है। लेकिन बड़ा पॉइंट ये है कि हम लोग कहाँ हैं अर्थव्यवस्था और मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं उस पर आता हूं तो हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी लगातार दूसरे साल तीसरे साल फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड है। पिछले क्वार्टर के जीडीपी के आंकड़े आपने देखे होंगे, अपने दर्शकों को बताया होगा, वाज हायर देन द मार्केट एक्सपेक्टेशन। हमारी जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड कलेक्शन होती जा रही है हर महीने। और 2-3 जो कंसर्न की चीजें थी हमारे लिए पहले, अगर आप देखें, जैसे कि ऑयल प्राइसेस बीच में बढ़ गई थी, वो वापस से मॉडरेट हो गई है। अगर आपने अभी देखा हो तो $70 के आसपास में ऑयल की प्राइस वापस से आ गई है। और फाइनली जो यूएस फेड की रेट्स थी पहले, यूएस बॉन्ड यील्ड्स कुछ 1-2 महीने पहले अगर आप देखते हो तो 5% के आसपास पहुंच गई थी, वो काफी वहां से ईज करके अभी 440 के आसपास 10 साल की यील्ड आ गई है। तो वापस से मतलब वो जो माहौल बना हुआ था बीच में कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ऑयल प्राइस बढ़ जाएगी, वो वाले फियर फैक्टर्स जो है थोड़े कम हुए हैं। जो रिजल्ट आए हैं इलेक्शन के वो कंटिन्यूटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जो मार्केट की कंसर्न थी थोड़ी सी वो कम हुई है। अर्निंग मोमेंटम अच्छा रहा है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी रही है। फेस्टिव सीजन पर आपने देखा है कि जिस तरीके से ऑटोमोबाइल सेल्स के आंकड़े आए हैं, या फिर आप अभी वेडिंग सीजन देख रहे हैं, तो वो सब दर्शाता है कि हमारी इकोनॉमी की रफ्तार अच्छी है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी आई है। पिछले क्वार्टर की अर्निंग अगेन अगर आप देखें तो फर्स्ट हाफ की हमारी अर्निंग ग्रोथ जो है करीब करीब 20% है निफ्टी की कंपनीज के लिए। तो ओवरऑल माहौल अच्छा है, कंसर्न्स जो की वो थोड़ी कम हो गई है और फ्लो बढ़ा है मार्केट में। तो नो वंडर मार्केट आपको ग्रो करते हुए दिख रहा है। तो एक्चुअली ये जो बढ़त आई ना अचानक वाली, इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि जो आपने कहा ना पॉलिटिकल कयास लग रहे थे, रिस्क था, ये लोगों को मन में लग रहा था पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये जो थंपिंग मेजॉरिटी आई है इसकी वजह से वो भ्रम दूर हो गया कि 24 में क्या होने वाला। ये जैसे ना एक बॉटल नेक था, वो हटा तो एकदम फ्लड गेट खुल गया और अब चारों तरफ मतलब सब चीज़ अच्छी ही दिख रही है यहाँ पे। और हम लोग फॉर्चुनेट कि क्रूड भी नीचे आ गया, 75 के नीचे भी क्रूड चल रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए पॉजिटिव हो गया है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं लोगों को के लिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे बहुत भाग गया मार्केट, बड़ा महंगा हो जाएगा, इतना कैसे चल सकता है 2 दिन में। तो जो आपने एक्सप्लेन किया ना कि भैया रुका भी तो था इतने दिन से, 2 साल से, तो अब वो तो अभी एवरेज आउट हुआ है। तो क्या यहाँ से फिर एक बहुत बड़ी तेज़ी हम नए फाइनेंशियल ईयर, नए कैलेंडर ईयर में जब प्रवेश करने जा रहे हैं तो वो बनी रहेगी कंटिन्यू, बीच बीच में ठीक है छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे? आपको ऐसा लगता है कि सेकुलर ग्रोथ यहाँ से चलती रहेगी? बिल्कुल लगता है कि इक्विटी मार्केट में सेक्युलर ग्रोथ बहुत अच्छा आसानी से दिखती है। देखिए मैं आपको बड़ा अगर सिंपल सा तरीके से समझाता हूं तो हमारी जो मार्केट है आज की तारीख में 18.5 टाइम्स के आसपास 1 ईयर फॉरवर्ड निफ्टी पर चल रही है। ये लेवल हमारा पिछले 6 साल के एवरेज का है।
तो ऐसा नहीं कि मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड हो गए। दूसरी चीज ये है कि पिछले 2 साल में जब वापस से रिपीट कर रहा हूँ 11-12% हमारी जो है मार्केट पर एनम से बढ़ी है, लेकिन अर्निंग ग्रोथ उससे फास्ट बढ़ी है। और कुछ जो फैक्टर्स थे जो नेगेटिव थे बीच में, जैसे कि ब्याज की दरें बढ़ रही थी या फिर इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, वो मॉडरेट हो रहे हैं। तो अगले 12 से 18 महीने के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो पीक हो चुकी है और कहीं ना कहीं पे रेट साइकिल रिवर्स होगा। तो वो भी एक पॉजिटिव होता है मार्केट के लिए, क्योंकि जब ब्याज की दरें कम आती है तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और कंज्यूमर ग्रोथ भी होती है। सो एक्सपेक्टेशन ये है मीडियम टर्म से कि वैल्यूएशन ठीक है, अर्निंग मोमेंटम ठीक दिख रहा है, इंडिया की रिलेटिव पोजीशनिंग काफी इंप्रूव हुई है। तो इस वजह से डरने की कोई खास वजह नहीं है। आप 3 से 5 साल के व्यू से डेफिनेटली इक्विटी में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। परफेक्ट। अब बात करते हैं बड़ौदा बीएनपी पारिबा के बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। सर, इसके नाम से तो लगता है कि बैलेंस बनाया जा रहा है, क्या है ये फंड, मेरे को समझाइए। देखिए, बड़ी सिंपल चीज है। हम लोग मार्केट के अंदर ना हमेशा ये एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल बोलते हैं कि बाय लो सेल हाई, कि सस्ते दाम पर जब शेयर हो तब खरीदें और जब भाव बढ़ जाए तो बेच दें। पर एक्चुअल में प्रैक्टिस में कई बार इसका उलट होता है, क्योंकि जब मार्केट बढ़ता है तो एकदम फ्रेजी आती है लोगों के अंदर और तब जाकर सब शेयर्स खरीदना चाहते हैं। और जब मार्केट गिरता है, जैसा कोविड के टाइम पर हुआ या ऐसा हुआ, तो सब लोग डर जाते हैं कि यार अब और कितना गिरेगा। तो जब खरीदने का वक्त होता है तब हम डर जाते हैं, और जब शायद बेचने का या प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है तो हमें लगता है कि और चलने वाला। तो इक्विटी मार्केट में पैसा बनता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन कभी कभी ये जो वॉलेटिलिटी आती है उसके थ्रू या तो इन्वेस्टर रिडीम कर लेते हैं या फिर गलत टाइम पर बहुत पैसा डाल देते हैं। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में हम लोगों ने एक फंड बनाया है, उसे हम बैलेंस एडवांटेज फंड बोलते हैं। फंड का प्रिंसिपल क्या है? बड़ा सिंपल है। जब मार्केट सस्ता हो तो इक्विटी में पैसा और डालें, और जब मार्केट महंगा हो जाए तो थोड़ा इक्विटी से पैसा निकाल कर उसको डिफेंसिव डेट या कोई दूसरी एसेट क्लास में डाल दें, जिससे कि आप मार्केट की अपसाइड में पार्टिसिपेट करें और डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करें। तो इन्वेस्टर की जो जर्नी है मार्केट की वो थोड़ी स्मूथ हो जाती है। तो हमारा जो बैलेंस एडवांटेज फंड है वो भी यही काम करता है। हम लोग इसमें जैसे मार्केट जब सस्ता होता है, जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, तो हमारा शुरुआत से अभी तक का एवरेज इक्विटी एक्सपोजर पिछले 5 साल में 55% के आसपास रहा। लेकिन जब कोविड के बाद में मार्केट गिरा तो हमारा इक्विटी एक्सपोजर हम लोगों ने बढ़ाकर 85-87% करीब कर दिया था, क्योंकि उस वक्त मार्केट के वैल्यूएशन बहुत कंपेलिंग हो गए थे। मतलब वैल्यूएशन इतने अट्रैक्टिव लग रहे थे, हमें लगा कि अब हम ये नहीं कह सकते कि अगले 1 महीने में या 2 महीने में कब मार्केट रैली करेगा, लेकिन ये वैल्यूएशन ऐसा है कि यहाँ पर अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा बनेगा। और इसी तरीके से कुछ फेजेस आए हैं जहां पर मार्केट ओवर वैल्यूड लगा है, तो हमने इक्विटी का जो एलोकेशन है वो कम करके 35-37-40% के आसपास ले आए। तो इक्विटी का एलोकेशन जो है इस फंड में डायनेमिकली हम एलोकेट करते हैं वैल्यूएशंस को देखकर, जिसकी वजह से अपसाइड पार्टिसिपेशन हम कर पाते हैं रैली में, और डाउनसाइड के अंदर में उतना नहीं गिरते जितना कि इक्विटी मार्केट खराब होने पर गिरता है। सो ओवरऑल इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो अभी 21,000 के मार्केट में कितना आपने कर रखा है इक्विटी में और डेट में? तो इस वक्त हमारा जो इक्विटी एलोकेशन वो बिटवीन 65-70% है। सो हम अभी भी कंस्ट्रक्टिव है मार्केट में। हमें लगता है कि यहाँ से भी गिवन द अर्निंग मोमेंटम एंड ओवरऑल वैल्यूएशंस बीइंग इन अ फेयर वैल्यू जोन, इक्विटी इज स्टिल एन एसेट क्लास दैट वी आर ओवर वैल्यूड ऑन। लेकिन अगर आप देखते हैं कुछ 2 साल पहले 2021 में जब वैल्यूएशंस थोड़ा एक्सपेंसिव हो गए थे तो हमने कम करके 40% के आसपास ले आए। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि आप बाय साइड में, है ना सर? ये बड़ा बढ़िया वर्ड यूज करते हैं आप लोग। हम लोग कंस्ट्रक्टिव है, मतलब आप बाय साइड में, राइट? तो अभी आप अगर 25-30% डेट में है तो तब तो आपको और कम करना चाहिए, मतलब ये अब तो 80 तक ले जाना चाहिए इक्विटी में। सो देखिए, इसमें क्या होता है कि हम लोग अलग अलग जोन्स के अंदर ऑपरेट करते हैं। सो देयर इज, जब हम लोग बहुत ज्यादा मार्केट बहुत सस्ता हो जाता है तब जाकर हम जाके 80-85-90% करीब जाते हैं। मैं नहीं बोलूंगा कि मार्केट बहुत सस्ता है,
मैं बोल रहा हूँ कि आप मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू पे प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, पर अगर मार्केट काफी सस्ता होता है जैसा कि पोस्ट कोविड था, तब जाकर जब हम जरूर 80 के ऊपर जाते हैं। ओके। देखिए इस वक्त क्या है, अगर आप देखें ना तो इक्विटी और फिक्स्ड इनकम दोनों के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे दिखते हैं। फिक्स्ड इनकम की यील्ड्स अट्रैक्टिव है और अगले 12 से 18 महीने में अगर रेट कट आते हैं तो हमको जो हमारी बॉन्ड होल्डिंग है उस पर भी कैपिटल अप्रिशिएशन मिलता है, तो उसके भी रिटर्न अच्छे आते हैं। तो दोनों असेट क्लासेस अट्रैक्टिव है। ऑफ कोर्स इक्विटी ज्यादा अट्रैक्टिव है, इसलिए इक्विटी में थोड़ा वेट बढ़ाया है, पर ऐसा नहीं है कि इक्विटी मतलब बहुत क्रैश हो चुका है या मार्केट बहुत सस्ता मिल रहा है तो इक्विटी को जाकर 80-90% कर दिया जाए। तो एक बैलेंस्ड हमने अप्रोच इसमें रखी है, और ये अप्रोच एक्चुअली हमारे लिए बड़ा अच्छा काम करी है। अगर आप देखें पिछले 5 साल में, हमने अभी हाल ही में 5 साल पूरे किए इस फंड के, दिस इज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 5 ईयर। ओके, तो सुरेश जी एक चीज यहाँ दर्शकों को और समझाइए जरा। कई बार लोगों को, दर्शकों को मन होता है कि बैलेंस और फ्लेक्सी कैप में अगर हम वे करें तो फ्लेक्सी कैप में चूंकि वो डेट वाला पोर्शन नहीं होगा तो ज़्यादा थोड़ा रिस्क उसमें ले रहे हैं, लेकिन उसमें चॉइस है फंड मैनेजर के पास कि वो जो उसको उस समय सबसे सही लग रहा वो खरीदें। तो आपका मैं देख रहा था इसमें आपका बिहेवियर कुछ कुछ उस जैसा, आपने मिड कैप में थोड़ा अंडरवेट हो गए आप। नहीं, सो ये चीज जो है इसमें हमारी इसकी जो अप्रोच है वो मल्टी कैप जैसी अप्रोच है इस फंड के अंदर में। तो हम लार्ज कैप भी लेते हैं और मिड और स्मॉल कैप भी लेते हैं, बट नेचुरली लार्ज कैप का वेट थोड़ा ज्यादा है इस पोर्टफोलियो के अंदर। और वो इसलिए भी है कि पिछले कुछ अगर आप देखें इस साल भर के अंदर में तो लार्ज कैप सेक्टर ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, तो हम लोगों ने वहां पर थोड़े से अलोकेशन बढ़ाई है। अब आप फ्लेक्सी कैप की बात करें तो फ्लेक्सी कैप तो एक्चुअली एक पूरी प्योर इक्विटी फंड कैटेगरी हो गई, और जो बैलेंस एडवांटेज है ये थोड़ी हाइब्रिड कैटेगरी है। तो फर्क दोनों में ये है कि फ्लेक्सी कैप है वो पूरा इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी को आपको ट्रांसलेट करेगा। मार्केट ऊपर गया है तो पूरा ऊपर जाएगा, और नीचे गया है तो उतना ही आपका फंड भी क्रैश होगा। जबकि आप बैलेंस एडवांटेज को देखते हैं तो उसमें वॉलेटिलिटी काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है कंपेयर टू अ प्योर इक्विटी। यहाँ पर लगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो सुरेश जी से समझेंगे किन सेक्टर्स पे वो अंडरवेट है और क्यों है। स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत करें सुरेश सोनी जी से जो बड़ौदा बीएनपी पारिवारिक बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में हमें बता रहे हैं। तो हमने अब तक काफ़ी चर्चा की, लेकिन अब बात करते हैं कुछ सेक्टर्स की। टेक्नोलॉजी सेक्टर, इसमें थोड़ा मिड कैप में, कुछ चुनिंदा मिड कैप में आप कह सकते हैं बहुत रनअप था, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल सेक्टर थोड़ा अंडर परफॉर्मर था। आप लोगों को क्या इसमें है, वेटेज बढ़ाया घटाया, और जो भी किया वो क्यों किया? तो इस फंड में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ओवरऑल वेट है इक्विटी का, हमने करीब करीब आप देखिएगा तो ये जब रशिया यूक्रेन वाला इशू हुआ था उसके पहले हमारा वेट करीब करीब 40-45% था। उसके बाद मार्केट गिरा था, हमने बढ़ाकर 65-70% बढ़ लिया। अगेन इस साल की बिगिनिंग में हमारा वेट थोड़ा कम था इक्विटी के अंदर में, और जब ये मार्च में थोड़ा सा मार्केट करेक्ट हुआ सो वी हैव गॉन बैक टू 70-75। सो आज हमारा वेट ज्यादा करके इक्विटी का बिटवीन 65-75% हमने रखा है पिछले करीब करीब 8 से 9 महीने के अंदर में। इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स जो है हम लोग इस वक्त पॉजिटिव है 3C थीम पर। एक सी है क्रेडिट का। हमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है जितना कि ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी है या स्टेट ऑफ बैंकिंग सेक्टर है। क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है, बैलेंस शीट अच्छी है, और उस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया था। हम लोग बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा ओवरवेट है। उसके अलावा हमें लगता है कि कैपेक्स साइकिल अब थोड़ा रिवाइव हो रहा है, इसलिए बोथ इंफ्रा और कैपेक्स वो थीम हमने थोड़ी सी ओवरवेट करी है हमारे पोर्टफोलियो में। और कंजम्पशन इज एन एवरग्रीन थीम इन इंडिया। वहां पे हम डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन यानी जो ऑटोमोबाइल है या फिर जो बड़ी परचेजेस होती है ड्यूरेबल्स वगैरह की, उस पर थोड़े ओवरवेट है। तो टेक्नोलॉजी में आपको नहीं लगता कि यहाँ से रिवाइवल की गुंजाइश है, अभी आप और 6-8 महीने वेट करेंगे? हमें लगता है इक्विटी मार्केट ठीक रहेगा। मतलब ऐसा रिवाइवल, देखिए हम वर्ड तब यूज करते हैं जबकि मार्केट काफी निचले स्तर पर होता है। तो हमारा ये मानना है कि मार्केट का वैल्यूएशन अभी एक नहीं, मैं आईटी सेक्टर में पूछ रहा हूँ। आईटी सेक्टर पर आपका नजरिया क्या है? क्या आपको लगता है कि अभी भी ये दिक्कतें हैं और यूएस में पता नहीं है
रिसेशन आएगा नहीं आएगा, सॉफ्ट लैंडिंग होगी, क्या पता, या जनवरी में कंपनियां अपना जब एनुअल प्रोजेक्शन देंगी कि हम लोग कितना खर्चा करें, तब आप सोचेंगे। अभी आईटी स्टॉक्स टच नहीं करने, ये अप्रोच। आईटी सेक्टर एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर है जहां पर कि एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसपे इंडिया ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है और इसने काफी अच्छे रिटर्न इन्वेस्टर्स के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ बनाए हैं और उसमें इंडिया की लीडरशिप भी है। तो जो कुछ भी होता है इस स्पेस में, हमारा ये कॉन्फिडेंस है कि इंडियन आईटी कंपनीज अच्छा करेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ये थोड़ा फेज जो अभी है वहां पर स्लाइटली कॉशियस है हम लोग मतलब वेट कर रहे हैं कि इसमें वेट बढ़ाएं, लेकिन थोड़ी क्लैरिटी की अभी तक हमें इंतजार है। एक दो क्वार्टर और इंतजार करेंगे। हाँ, एक दो क्वार्टर और इंतजार करेंगे, बट हमारा जो ओरिएंटेशन रहेगा वो उस तरह रहेगा कि हम थोड़ा सा क्लैरिटी आते ही फिर वेट बढ़ाएं इससे। अच्छा, अभी आपने कहा कि 3C पे आपका फोकस है, क्रेडिट ग्रोथ, कैपेक्स साइकिल और कंजम्पशन थीम। अब ये तीनों सी आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में और ज़्यादा ट्रिपल लोड कर रही हैं। कैपेक्स में भी पैसा लगेगा, कंजम्पशन में भी पैसा लग रहा है, और क्रेडिट तो अपने आप में वो है। तो आपने घुमा फिरा के फिर वही बैंक में ही आ गए आप, है ना? नहीं, देखिए ऐसा है, ये जो सारे सेक्टर है, हाँ, कैपिटल गुड्स का क्या लॉजिक है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की सरकार स्पेंडिंग कर रही है। पिछले कुछ 4-5 साल में इंडिया में कैपेक्स बहुत धीमा रहा है और ग्रीनफील्ड कैपेक्स बहुत लिमिटेड रहा है। इनफैक्ट काफी सारा एनसीएलटी केसेस वगैरह की वजह से जरूर थोड़ी सी कंपनीज ने कैपेसिटी बढ़ाई है, लेकिन न्यू कैपेसिटी एडिशन काफी स्लो रहा है। लेकिन हम अब उस जगह पहुंच रहे हैं जहां पे कि इंडस्ट्रियल डिमांड ऑफ द लास्ट 4-5 ईयर इज रीचिंग अ पॉइंट कि जहां पे आपको इंक्रीमेंटल कैपेक्स की जरूरत है। तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इन एडिशन टू इंफ्रा तो पिकअप करता है तो वो कंपनी उस एरिया में काफी अच्छा करेगी। लेकिन जब वो होता है, आपकी बात सही है, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो बैंक की क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ेगी। जो कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ है जो अभी थोड़ी स्लो रही है वो भी रिवाइव करेगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब रिवाइव होगा तो दैट विल आल्सो हेल्प बैंकिंग सेक्टर फर्दर। अच्छा सूरज, क्या आप एनबीएफसी से थोड़ा सा हल्के हुए, क्योंकि वहाँ वेट बढ़ा दिया आरबीआई ने? अब आप, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं 30% की ग्रोथ थी करीब रिटेल लोन में, अब वो और कॉर्पोरेट वाली कम थी, बहुत कम थी, 5-7% रही होगी शायद। तो उसी वजह से थोड़ा सा रिस्क लेते हुए आरबीआई ने कहा नहीं ज़्यादा हो रहा है, तो आपने भी वैसे एडजस्ट किया अपने पोर्टफोलियो में कि एनबीएफसी थोड़ा हल्का करो, मेन में आओ? तो हमारा वैसे भी थोड़ा बैंकिंग पे ओवरवेट था कंपेयर टू एनबीएफसी, और वो सिचुएशन हमने कंटिन्यू करी है। हमें लगता है कि थोड़ी सी एक टेम्पररी फेज है जहां पर कि एनबीएफसी को स्लाइट इम्पैक्ट आ रहा है और उनकी फंडिंग कॉस्ट भी थोड़ी सी ऊपर जा रही है, पर सेक्टर ओवरऑल ग्रो करेगा एनबीएफसी में। ये वक्त नहीं है कि इसमें वेट बढ़ाया जाए। बहुत पॉलिटिकली करेक्ट जवाब दिया आपने सर। अच्छा, अब अगला सेक्टर जो है वो है पावर। मुझे इसके बारे में ये बताइए कि पावर सेक्टर में पावर फाइनेंशियर्स भी हैं, पावर जनरेशन कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, और न्यू पावर जनरेशन वाली कंपनीज भी हैं। तो आप लोग इस सेक्टर को प्ले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो किस तरीके से? तो पावर सेक्टर एक्चुअल में इंडिया के लिए एक अच्छा ग्रोथ सेक्टर है, क्योंकि हम लोग ने पिछले कुछ सालों में देखे तो हम लोग का ग्रीन पावर पर फोकस था, लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी रियलाइज किया है कि खाली ग्रीन पावर से हमारा पूरा काम नहीं चलेगा, तो थर्मल पावर के भी कुछ प्रोजेक्ट्स अभी वापस आ रहे हैं। तो पावर सेक्टर इज वेल प्लेस्ड, कॉर्पोरेट कैपेक्स उसके अंदर अच्छा दिख रहा है, तो इस सेक्टर पे हम पॉजिटिव हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे लोगों से ये रिपोर्ट्स पढ़ी, सुना, लोग कह रहे हैं कि जो ये न्यू पावर वाला जो पूरा मामला है ये ठंडे बस्ते में जा रहा है, क्योंकि सस्टेनेबल नहीं है और स्टोरेज की बड़े इश्यूज हैं, तो फिर से वही कोयला वाले तरफ लौट आए हैं लोग। क्या ये सच है, और आप लोग इसी वजह से आपको लगता है कि जो बीच का 10-15 साल है उसमें कन्वेंशनल पावर पे ही जाना चाहिए? एक्चुअल में ये बात नहीं है। COP28 में इंडिया ने जो कमिटमेंट किया है, देखिए हमारी आज की तारीख में सोलार की इंस्टॉल कैपेसिटी करीब करीब 80 से 90 गीगावाट, और हमने कमिटमेंट किया है कि एज अ कंट्री वी विल गो टू 450 गीगावाट ऑफ सोलार कैपेसिटी बाय 2028। सो इंडिया ऐसा देश है जहां पर कि फॉर्चुनेटली सोलार पावर काफी अबंडेंस में अवेलेबल है। सूरज भगवान की हमारे पे कृपा है, सोलार पावर हमारे काफी अच्छे से
हम लोग उसको हार्नेस कर पाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर काफी ध्यान दे रही है। इसका बेनिफिट ये भी होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी इंपोर्टेड कोल और ऑयल पे डिपेंडेंसी कम हो। सो वो लॉन्ग टर्म डेफिनेटली रहेगा, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है सोलार पावर की। ये तभी आपको मिलती है जबकि दिन का वक्त है, लेकिन हमारी जो पीक डिमांड होती है पावर की वो होती है रात के वक्त, शाम के वक्त, रात के वक्त, और उस वक्त आपको सोलार पावर नहीं मिल पाती। तो सोलार इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बट नॉट एंटायर सॉल्यूशन। इसके एडिशन में आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए थर्मल पावर बनानी जरूरी पड़ती है, जब तक कि स्टोरेज ठीक से नहीं हो एक कॉम्पिटिटिव रेट पर। पावर स्टोरेज की जो बैटरीज है आज की तारीख में, वो टेक्नोलॉजी उतनी विकसित नहीं हुई है कि आप एक कॉम्पिटिटिव रेट पे या लो प्राइस पे आप पावर को स्टोर कर पाए। तो आपको जब पावर जनरेट कर रहे हो तभी आपको कंज्यूम करनी पड़ती है। तो सोलार पावर डेफिनेटली ग्रो करेगा इंडिया में और वो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनेगा, उसमें मुझे डाउट नहीं है। लेकिन ये इन द इंटरिम हमें थर्मल पावर का भी प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज जो पीक टाइम है वहां पर पावर आउटेजेस रहे। तो इसलिए अगर आप देखें तो अभी थर्मल पावर भी वापस से हम लोग रिवाइव कर रहे हैं इन एडिशन टू बिल्डिंग सोलार पावर। तो दोनों बन रहे हैं एक्चुअली इंडिया में। करेक्ट। तो ये इसीलिए 10-15 साल फोकस थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुआ है, क्योंकि स्टोरेज इज़ ए बिग प्रॉब्लम फॉर न्यू एनर्जी। सुरेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए। तो बैलेंस एडवांटेज का फंड आप ले सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का बहुत ज़बरदस्त, हमने भी कहा 3C का मतलब भी बैंक से फाइनेंशियल से है, और एक सब्सटेंशियल चंक डेट के ज़रिए भी इसमें जाता है, तो वहाँ भी आप बैंक प्ले कर रहे हैं। तो नेट बैंकिंग फाइनेंशियल हैवी ये फंड है और इसमें बहुत पैसे बन सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ अगर है तो फिर फाइनेंशियल्स को चलना ही पड़ेगा। तो आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छे वेल्थ क्रिएशन के लिए आप इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। सुरेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर एक नए फंड और एक नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात।